छुपने का अरेंजमेंट कर दिया था। उसने कुछ सोल्जर्स के साथ बाहर इंतजार किया इन्वेस्टिगेशन टीम का। दूर से उन्होंने देखा कि स्नोफील्ड पर एक भयंकर स्नो स्टॉर्म सर्जिंग हो रही थी हॉरिजॉन के एंड पर। उन्होंने कभी ऐसी सीन नहीं देखा था। हालांकि उन्होंने पहले ज़ोंबी टाइड के अगेंस्ट लड़ाई की थी, लेकिन आज का ज़ोंबी टाइड कभी इतना वॉयलेंट नहीं था। ये किस चीज को प्रोवोक कर दिया हमने? जियाओ होंगलियांग के चेहरे पर भी डर दिखाई दिया। उनके बचे हुए कॉम्बैट पावर के साथ इतने बड़े ज़ोंबी टाइड को हैंडल करना एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल लग रहा था। ब्लैक स्नोमोबाइल रेडिएंट प्रोस्पेरिटी बेस में घुस गई और जियाओ होंगलियांग ने तुरंत लोगों को बुलाया और चीख कर कहा, जल्दी यहाँ आओ। गाड़ी उस दिशा में चल रही थी जहां जियाओ होंगलियांग ने इंडिकेट किया। गाड़ी रुकी नहीं और दरवाजा पहले से ही खुला था। बियान जुनवू, बैली चिंकिंग और कोंगशंग हथियार के साथ उतर गए और कहा, शेल्टर में छुप जाओ जल्दी। पीछे ज़ोंबीज इतने बड़े थे कि जियाओ होंगलियांग और दूसरों ने बिना किसी एक्सप्लेनेशन के ही देख लिया। ज़ोंबीज ने आसमान और जमीन को ढक लिया और रिफाइनरी के इर्द गिर्द सारे प्लेसेस को ब्लैक से कवर कर दिया। जियाओ होंगलियांग का दिल दर्द से चीख गया। उसका रिफाइनरी पूरी तरह से खत्म हो गया था। अगर बैटलफील्ड यहीं फिक्स हो जाता है तो पूरी रिफाइनरी जरूर तबाह हो जाएगी, लेकिन अब ये कहने का वक्त नहीं है। जल्दी करो, हमें तुरंत छुपना होगा। जियाओ होंगलियांग ने सोचना भी नहीं चाहा कि वो रेजिस्ट कर सकती है। इतने बड़े ज़ोंबीज के खिलाफ लड़ना तो मौत को बुलाने जैसा था। सबने अपने गन्स उठाए और आगे के कुछ ज़ोंबीज को मारकर जल्दी से कवर लिया। शेल्टर के एंट्रेंस पर कुछ सोल्जर्स गेट को गार्ड कर रहे थे और जोरदार आवाज में चीख रहे थे, जल्दी अंदर आओ। मिंग सुयू ने स्नोमोबाइल को शेल्टर में ले गई और फिर बियान जुनवू और कुछ दूसरों ने पीछे आई ज़ोंबीज को साफ किया और जल्दी से गेट के अंदर जंप किया। जियाओ होंगलियांग ने शेल्टर के भारी दरवाजे बंद करने का ऑर्डर दिया। ये दरवाजा 7 मोटी अलॉय से बना था। जब ये बंद हो जाता, चाहे ज़ोंबीज टाइड कितने भी बड़ा हो, इसे तोड़ना इम्पॉसिबल होता। जल्दी ही सब शेल्टर में छुप गए। जमीन को पूरी तरह से ज़ोंबी टाइड ने ऑक्यूपाई कर लिया। उन्होंने जिंदा लोगों की खुशबू महसूस की, इसीलिए वो आसमान में गूंज रहे थे और दरवाजे पर लगातार हमला कर रहे थे। ये सब शेल्टर के अंदर के सर्विलियंस से देखा जा सकता था। सबने एक गहरी सांस ली। बियान जुनवू ने देखा कि जियाओ होंगलियांग का चेहरा बहुत ही खराब लग रहा था। आखिरकार उसने इतनी मेहनत से जो बेस बनाया था वो एक पल में तबाह हो गया। उसके लिए खुशी कैसे हो सकती थी? बियान जुनवू ने कहा, मैं जैंगी, शिंगटियान, वेदिंग हाई और स्नो वर्शिप सेक्ट के लोगों को इन्फॉर्म कर चुका हूँ। वो लोग जल्द ही अटैक के लिए मदद करने के लिए आएंगे। फिर हम मिलकर अंदर और बाहर ज़ोंबी टाइड को खत्म करेंगे। जियाओ होंगलियांग ने घूमा और सेंटर कंसोल की तरफ चलने लगी, लेकिन बाहर की ज़ोंबीज का टाइट स्केल देखकर ये स्नो वर्शिप सेक्ट के दिन से भी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। अब हमारी कॉम्बैट इफेक्टिवनेस पुराने से आधी है। लड़ना कैसे है? क्या तुम रिवर्स आउट डोमेन से सपोर्ट लेने के लिए नहीं कह सकते? जियाओ होंगलियांग ने बियान जुनवू को सीरियस एक्सप्रेशन के साथ देखा। बियान जुनवू ने जवाब दिया, रिवर्स आउट डोमेन से लोगों को ट्रांसफर करना इतना आसान नहीं है। हर इन्वेस्टिगेशन टीम के पास अपना एक टास्क होता है। बियान जुनवू और उसकी टीम रिवर्स आउट डोमेन के बेस्ट कॉम्बैट फोर्सेस में से है, लेकिन जिन प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व नहीं कर सकते वो दूसरी टीम भी नहीं कर सकती। बड़ी फोर्सेस को मोबिलाइज करना पड़ेगा ज़ोंबी टाइड को खत्म करने के लिए, लेकिन इसके लिए रिवर्स आउट डोमेन के हाईएस्ट लेवल से इंस्ट्रक्शन लेना पड़ेगा, जो बहुत ज्यादा ट्रबलसम है। तो क्या करना चाहिए? जियाओ होंगलियांग ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसका टोन बहुत हेल्पलेस था। क्या उसने इन्वेस्टिगेशन टीम को दोष देना था? उन्हें दोष देने का कोई वजह नहीं लगता था। ज़ोंबी क्राइसिस खुद हेवनली सीसीटी का प्रॉब्लम था, जिसे खुद ही फेस करना पड़ता। अगर इन्वेस्टिगेशन टीम नहीं आती तो भी इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना ही पड़ता। इसीलिए उनकी मदद आने पर भी वो कंप्लेन नहीं कर सकती थी। बस उसे थोड़ी सी उदासी महसूस हो रही थी। मिंग सुयू ने कंप्यूटर चालू किया और सैटेलाइट सिस्टम के जरिए शेल्टर के बाहर का पिक्चर तुरंत हासिल किया। ये बाहर का हाल है, उसने कहा। बियान जुनवू, जियाओ होंगलियांग और दूसरे लोग कंप्यूटर के पास आए और बाहर के सीन को चेक किया। ऊंचाई से देखने पर पूरा रिफाइनरी डेंस ज़ोंबी स्वॉर्म से भर गया था। ये देखने में ऐसा लग रहा था कि जैसे खेती के क्षेत्र को लोकस ने भर दिया हो। इंटेंसिव फोबिया वाले लोग सिर्फ देखकर ही पैनिक हो रहे थे। अब हमें कोई भी बाहर नहीं ले जा सकता। जियाओ होंगलियांग ने अपनी बाहों को गले में डाल दिया और हेल्पलेसली शाई किया। रेडिएंट प्रोस्पेरिटी बेस पूरी तरह से ज़ोंबी टाइड से ढक गया था। वो लोग रोरिंग कर रहे थे और रेडिएंट प्रोस्पेरिटी बेस के अंडरग्राउंड शेल्टर के बाहर इकट्ठा हो रहे थे। वो अलग अलग मेथड से शेल्टर के गेट पर हमला कर रहे थे। ख्याल रखना चाहिए, ये एक मिलिट्री बेस है जो वॉर के लिए तैयार किया गया है। अगर वो मिसाइल्स के साथ भी अटैक करते तब भी उन्हें मल्टीपल राउंड्स की बॉम्बिंग से गुजरना पड़ता। इन ज़ोंबीज के सिंपल ऑफेंसिव मीन से कोई थ्रेट नहीं पोज कर सकते। इसने शेल्टर के लोगों को एक शांत सांस लेने का मौका दिया, लेकिन मौजूदा सिचुएशन को देखते हुए शेल्टर से बाहर निकलना बहुत मुश्किल होगा। हालांकि इन्वेस्टिगेशन टीम इलाइट सोल्जर से बनी है, वो सिर्फ 10,000 ज़ोंबी से ज्यादा नहीं निपट सकते, लेकिन बाहर लाखों ज़ोंबीज हैं और उनमें से काफी सारे ब्रोंज आर्मर ज़ोंबीज हैं जिनकी कॉम्बैट पावर म्यूटेंट के बराबर है, और ब्रोंज आर्मर फ्लाइंग ज़ोंबीज भी हैं जो उड़ सकते हैं। इन सब के साथ मिलकर ये ज़ोंबीज को हरा पाना मुश्किल होगा। बियान जुनवू ने परेशानी के साथ अपने गले को ढका और तेजी से खांसी की। कैप्टन,
क्या आप ठीक हैं? उनके आसपास के लोग चिंता से देख रहे थे। बियान जुनवो ने हाथ हिलाते हुए कहा, सब ठीक है। लगता है अब हमें बाहर के फोर्सेस पर भरोसा करना पड़ेगा। उसके चेहरे पर अचानक एक मुस्कान आ गई, हालांकि उसके मुंह के कोने पर खून अभी भी लगा हुआ था। अब जब सब एक साथ इकट्ठा है, हम हेडक्वार्टर से एयर स्ट्राइक सपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जिया होंगलिन की आंखों में चमक आई। क्या आप कह रहे हैं कि हम रिवर साउथ डोमेन को यहाँ मिसाइल लॉन्च करने के लिए कह सकते हैं? उससे ज्यादा यूजफुल कुछ नहीं हो सकता। हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ज़ोंबीज बाहर इकट्ठा है और एक मिसाइल बड़े एरिया के ज़ोंबीज को क्लियर कर सकती है। बियान जुनवो ने इस पॉइंट पर नोट किया। हाँ, यही एक रास्ता है। ये लोग एक डेस्परेट सिचुएशन में फंस गए थे और इतनी बड़ी स्केल की ज़ोंबी अटैक को क्लीन अप करने का कोई रास्ता नहीं था। बियान जुनवो बहुत प्राउड था, लेकिन अपने कंपेनियंस के जीवन के साथ वो मजाक नहीं कर सकता था। बियान जुनवो ने अपना सैटेलाइट फोन निकाला और रिवर साउथ डोमेन के हाईएस्ट मिलिट्री लेवल से कांटेक्ट करने लगा। अपने अथॉरिटी के साथ वो डायरेक्टली रिवर साउथ डोमेन के हाईएस्ट कमांडर जू जंग से बात कर सकता था। रिवर साउथ डोमेन के हेडक्वार्टर्स ब्लिज़र्ड सिटी में ही थे। ये शहर के बड़े बड़े ग्रे वॉल से ढका हुआ है और यहाँ बर्फ गिर रही है। कमांड सेंटर की आउटर वॉल थिक बुलेट प्रूफ ग्लास से बनी हुई है ताकि हाई रूम्स में बैठने वाले लोग ब्लिज़र्ड सिटी का नजारा क्लियरली देख सके। ग्लास वॉल के सामने एक 50s के सोल्जर खड़ा था जो ग्रीन मिलिट्री यूनिफॉर्म पहने हुए था, जिसमें जनरल स्टार था। उनका ग्रे हेयर बहुत ही मेटिकुलसली कॉम्ब था, उनका चेहरा एकदम शार्प था और उनकी आंखें भी तीखी थी। वो रिवर साउथ डोमेन के हाईएस्ट कमांडर जू जंग थे। कॉल कनेक्ट होने के बाद बियान जुनवो ने जू जंग को यहाँ की सिचुएशन समझाई। हमें सपोर्ट चाहिए, बाहर हजारों ज़ोंबीज हैं और उन्होंने हमारी शेल्टर को कम्प्लीटली घेर लिया है। क्या हेवनली सी सिटी का प्रॉब्लम इतना सीरियस हो गया है? बियान जुनवो की रिपोर्ट सुनने के बाद जू जंग का चेहरा सीरियस हो गया। हेवनली सी सिटी ब्लिज़र्ड सिटी से सिर्फ 300 किलोमीटर से थोड़ा ज्यादा दूर है। अगर वहाँ ज़ोंबी क्राइसिस फैलती है तो कुछ दिन में ब्लिज़र्ड सिटी भी अफेक्ट करेगी। शुरू में जू जंग ने ज़ोंबीज को सीरियसली नहीं लिया था और वहाँ के इलाइट इन्वेस्टिगेशन टीम भेजी थी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि बियान जुनवो और उनकी टीम वहाँ फंस जाएंगे और हेडक्वार्टर से मदद मांगनी पड़ेगी। तुम्हें पता है कि उस टीम के 7 लोग ब्लिज़र्ड सिटी के फर्स्ट क्लास म्यूटेंट्स में से हैं। 1 मिनट रुको, जू जंग ने कहा और कमांड रूम के पीछे तरफ देखा। वहाँ एक ह्यूज डिस्प्ले स्क्रीन थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रेडिएंट प्रोस्पेरिटी बेस के शेल्टर के आसपास का स्क्रीन दिखाइए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने एरिया का सैटेलाइट इमेज जल्दी से जल्दी कॉल अप किया। वीडियो में ज़ोंबीज एक बड़े स्नोफील्ड पर एंट्स की तरह इकट्ठा हो रहे थे और एरिया का रेडियस 10 किलोमीटर था। काउंट करने के बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने स्पेसिफिक नंबर दिया। पिक्चर में ज़ोंबीज की गिनती 3,95,000 थी। उसने फोन उठाया और बियान जुनवो से कहा, ज़ोंबीज बहुत ज्यादा हैं, हम सबको मार नहीं सकते बिना 100 ऑफ मिसाइल्स के। बियान जुनवो ने जू जंग की बात सुनी और तुरंत समझ गया कि वो क्या कहना चाह रहा है। मिसाइल्स आजकल लार्ज मिलिट्री रीजन के लिए स्ट्रेटेजिक वेपन है और अर्सेनल के लिए उन्हें प्रोड्यूस करना मुश्किल हो गया है। एक मिसाइल कम होना भी उनके पावर को इफेक्ट करेगा। जू जंग इतनी सारी मिसाइल्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते जो हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ज़ोंबीज को खत्म कर सके। इतने सारे ज़ोंबीज को खत्म करने का सबसे बड़ा इफेक्टिव तरीका है डेथ ऑफ लव का इस्तेमाल करना। जू जंग की आवाज ऐसी लग रही थी जैसे एक लोहे के पाइप से आ रही हो और एक लो हमिंग साउंड सुनाई दे रही थी जो ठंडी और हार्ड थी। रेडिएंट प्रोस्पेरिटी बेस 172 मीटर अंडरग्राउंड है और इसका डिफेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैं प्लान कर रहा हूँ कि डेथ ऑफ लव को सीधा वहाँ लॉन्च किया जाए। इस तरीके से ये ज़ोंबी वेव पूरी तरह खत्म किया जा सकता है। जू जंग ने बिना हेजिटेशन के डूम्सडे वेपन अटैक लॉन्च करने का फैसला किया। बियान जुनवो की आंखें छोटी हो गई ये सुनने के बाद। लेकिन अगर ऐसा होता है तो पूरा हेवनली सी सिटी एक वेस्ट लैंड बन जाएगा। जू जंग ने ठंडी आवाज में कहा, हेवनली सी सिटी में तो सिर्फ कुछ लोग ही बचे हैं। अब कुछ लोगों की कुर्बानी देकर ज़ोंबी क्राइसिस को दूसरे सिटी तक फैलने से रोकना सबसे इफेक्टिव तरीका है। बियान जुनवो को पता था कि जू जंग की बात सही है। आजकल हेवनली सी सिटी में शायद सिर्फ टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लोग ही बचे हैं। डेथ ऑफ लव का इस्तेमाल बिना डाउट के सबसे समझदार तरीका है, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि उन्हें छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ से डेथ ऑफ लव गुजरेगा वहाँ इंसानों जैसे क्रिएचर के लिए जीवित रहना मुश्किल होगा। बियान जुनवो और उसके टीम के पास शेल्टर छोड़ने और ग्राउंड पर वापस आने का कोई रास्ता नहीं है और शेल्टर के अंदर जो सप्लाईज हैं वो 20 साल तक रेडिएशन खत्म होने तक नहीं चलेगी। बियान जुनवो को पता था कि इस वक्त वो रीजन पर रिलाई नहीं कर सकता। जू जंग, कृपया हमें थोड़ा वक्त दीजिए, मैं एक आखिरी बार कोशिश करना चाहता हूँ। जू जंग ने ये सुना और कुछ देर के लिए चुप रहा, फिर धीरे से कहा, ठीक है, मैं तुम्हें थोड़ा वक्त दूंगा। 24 घंटे के अंदर अगर तुम ज़ोंबी टाइट को सॉल्व नहीं कर पाते तो मैं डेथ ऑफ लव का इस्तेमाल करूंगा। जू जंग को पता था कि अगर बियान जुनवो और हेवनली सी सिटी के लोकल फोर्सेस 24 घंटे के अंदर ज़ोंबी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकती तो उन्हें और वक्त देना बेकार होगा। रिवर साउथ डोमेन के हाईएस्ट कमांडर के रूप में वो इतने सॉफ्ट हार्टेड नहीं हो सकते कि एक पॉसिबल क्राइसिस को पूरे रिवर साउथ डोमेन या पूरे देश में फैलने दे, सिर्फ कुछ सबऑर्डिनेट्स या पूरे देश के लिए।
बियान जिन्गू ने कॉल एंड किया और उसका चेहरा बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस था, जिससे जिया होंगलियान और बाकी लोगों को इंक्वायरी का रिजल्ट देखने को नहीं मिला। जिया होंगलियान ने चिंता से पूछा, कमांडर ने क्या कहा? मिसाइल का सपोर्ट कब आएगा? उसने अपनी सारी उम्मीद रिवरसाउथ डोमेन की मदद पर रखी थी। बियान जिन्गू ने उसकी तरफ देखा और ठंडी आवाज में कहा, हेडक्वार्टर से जो न्यूज मिली है उसके अकॉर्डिंग ज़ोंबीज बहुत ज्यादा है, इसीलिए हमने डेथ ऑफ लव का इस्तेमाल करने का फैसला किया है। बियान जिन्गू की बात सुन के उसके आसपास के लोगों की आंखें छोटी हो गई और उन्होंने चीख कर कहना शुरू किया, डेथ ऑफ लव ये डूम्सडे वेपन है जो दुनिया के एंड के वक्त के लिए फॉरबिडन वेपन है। इसका पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये एक जमीन पर ऐसे रेडिएशन इफेक्ट छोड़ता है जो डिकेड तक एलिमिनेट नहीं किया जा सकता। अगर हेवनली सी सिटी पर डेथ ऑफ लव का अटैक होता है तो वो एक कंप्लीट वेस्टलैंड बन जाएगा। अगर सीधा हिट नहीं होता तब भी ह्यूमंस रेडिएशन की वजह से मर जाएंगे। हम एक सॉलिड अंडरग्राउंड शेल्टर में छुप रहे हैं, लेकिन अगर हम इफेक्ट नहीं भी होते हैं तब भी हम बाहर नहीं आ सकते। ये क्या हो रहा है? क्या ये हमें अंडरग्राउंड मरने के लिए कह रहे हैं? जिया होंगलियान का गुस्सा देखते हुए बियान जिन्गू ने शांत स्वभाव से कहा, इस वक्त गुस्सा करना बेकार है। हमें ज़ोंबीज को हैंडल करने का रास्ता ढूंढना होगा, नहीं तो हम सिर्फ अंडरग्राउंड रहकर सप्लाईज खत्म होने तक जिंदा रहेंगे। उसने अपने रिस्ट को उठाया जिसमें एक गोल्ड रोलेक्स वॉच थी। अभी भी 23 घंटे और 58 मिनट है डेथ ऑफ लव को आने में। बियान जिन्गू को जिया होंगलियान की जज्बात की परवाह नहीं थी। अगर गुस्सा काम आता तो वो सबसे ज्यादा गुस्सा होने को तैयार था। जिया होंगलियान भी जल्दी समझ गई कि अब ये वक्त नहीं है कि देखा जाए कि कौन सही है और कौन गलत। हमें मिलकर बाहर की ज़ोंबी क्राइसिस को सॉल्व करना होगा। बियान जिन्गू ने जिया होंगलियान से कहा, अब मुझे शेल्टर के अंदर की सारी इंफॉर्मेशन तुरंत दो, खास करके वेपन्स और इक्विपमेंट की डिटेल्स। फिर उसने मिंग सुयू की तरफ देखा और कहा, तुम दूसरे फैमिलीज को इस मामले के बारे में सब कुछ बताओ। हमें उन्हें ये समझाना होगा कि अगर इस बार उन्होंने अपनी पूरी कोशिश नहीं की तो सबको एक डेस्परेट सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा। बियान जिन्गू ने अपने फ्रॉग मिरर को पुश किया और कहा, हमें ये भी बताना होगा कि जो भी भागने की कोशिश करेगा वो रिवरसाउथ डोमेन के द्वारा एंडलेस हंटिंग का शिकार बनेगा। मिंग सुयू ने हाँ में सर हिलाया। हाँ बिल्कुल, उसे पता है कि हर एक कॉम्बैट पावर अब बहुत जरूरी है। जैंगी, शिनतियान, वेदिंग हाई और स्नो वर्शिप सेक्ट जिया होंगलियान को उनके चैरियट्स के साथ बांधा जाना चाहिए। जिया होंगलियान ने कुछ गहरी सांस ली और अपने जज्बात को शांत करने की कोशिश की। अब उसके पास सिर्फ बियान जिन्गू पर भरोसा करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। उसने जू कुंटिन को बुलाया और कहा, उसे हमारी सारी इंफॉर्मेशन दे दो। जू कुंटिन का चेहरा भी थोड़ा उड़ा हुआ था। उसने बियान जिन्गू की तरफ देखा, हाँ में सर हिलाया और बिना कुछ कहे शेल्टर की सारी इंफॉर्मेशन बियान जिन्गू को दे दी। अब बात करते हैं बाहर की दुनिया की। जैंगी और कई बड़े फोर्सेस के लोग रेडियंट प्रोस्पेरिटी बेस की तरफ जल्दी से आ रहे हैं, लेकिन रास्ते में बहुत ही एहतियात बरत रहे हैं, डर से कि कहीं ज़ोंबी टाइड ना मिल जाए। सबके दिल में कॉम्प्लेक्स थॉट्स हैं और सबसे बेसिक प्रिंसिपल है कि कोई भी मरना नहीं चाहता। स्नो वर्शिप सेक्ट का सिचुएशन काफी कॉम्प्लिकेटेड है। जाहिर है कि ज़ोंबी टाइड उनका ही बनाया हुआ मॉन्स्टर है, लेकिन अब सिचुएशन जो हो गई है उसे पलटना थोड़ा मुश्किल है और इस क्राइसिस को परफेक्टली सॉल्व करना भी इम्पॉसिबल लग रहा है। ज़ोंबी किंग से ब्लड वाइन के थ्रू कांटेक्ट करना और फिर पूरी ज़ोंबी ग्रुप को कंट्रोल करना काफी ट्रबलसम है। इंफॉर्मेशन को सही से कन्वे करना मुश्किल है, वरना ज़ोंबी किंग के विजडम से समझना डिफिकल्ट होगा और ज़ोंबी टाइड को ऐसे रिट्रीट कराना दूसरे फोर्सेस का सस्पिशन आसानी से जगा सकता है। जब जिंगजियान हेजिटेट कर रहा था, उसने मिंग सुयू से एक मैसेज रिसीव किया। उसने मैसेज पढ़कर अपने गाल को कुछ बार ट्विच किया। डेथ ऑफ लव आ रहा है। जो चीज उसे सबसे ज्यादा डराता है वो यहाँ आ ही गई। रिवरसाउथ डोमेन जो मिलिट्री फोर्स में एब्सोल्यूट एडवांटेज रखता है, उन सबको आसानी से वाइप आउट कर सकता है। जिंगजियान हमेशा काम रहता था, लेकिन इस मोमेंट पर वो कार पर हार्ट से मारने लगा। ये 24 घंटे के अंदर नहीं होने देना है। मैं इन्वेस्टिगेशन टीम के मेंबर्स को जिंदा कैसे रख सकता हूँ और उनका सस्पिशन कैसे भगा सकता हूँ। जिंगजियान के आंखों में एक तेज चमक थी, जैसे वो किसी को मार देना चाहता हो। इस मोमेंट पर वो भी डिलेमा में था। लूशैंग डिस्ट्रिक्ट के दिशा में जैंगी और दूसरे लोग स्नो मोबाइल पर आ रहे थे। उन्हें मिंग सुयू से भी न्यूज मिली। जैंगी की आंखों में पहले थोड़ा सरप्राइज था, लेकिन जल्द ही उसने हंसना शुरू कर दिया। बिल्कुल सही, उसने कहा। डेथ ऑफ लव के आने से डरने के बजाय मुझे खुशी है। ये सब कुछ जो मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे अलग है, पर ज्यादा फर्क नहीं है। इसके अलावा डेथ ऑफ लव की उपस्थिति ने चीजों की प्रोग्रेस को तेजी से बढ़ा दिया है। हमारे मुकाबले में स्नो वर्शिप सेक्ट के लोगों को ज्यादा हेडेक होना चाहिए, है ना? उनके पास ज़ोंबी टाइड को इन्फ्लुएंस करने का एक तरीका होगा, इसीलिए वो इन्वेस्टिगेशन टीम को यहाँ मरने नहीं देना चाहेंगे। तो उन्हें इन हजारों ज़ोंबीज को छोड़ना पड़ेगा। ये उनका सबसे बड़ा एसेट भी है अभी के लिए। अगर ये वेव ऑफ ज़ोंबीज भी खत्म हो जाती है तो कम से कम एक छोटी सी टाइम के लिए वो पावरफुल ज़ोंबीज को कल्टीवेट नहीं कर पाएंगे, तो हमारे पास उन्हें मारने का एक चांस होगा। जैंगी ने अपने सर को उठाया और अनजाने से आसमान की तरफ देखा। उसे लगा कि एक डेथ गॉड सिकल पकड़े
पकड़े हुए आसमान से गिर रहा है और सब कुछ तबाह कर रहा है। अभी भी थोड़ा स्केरी है, उसने सोचा। कॉम्बैट यूनिफॉर्म में कुछ एंटी रेडिएशन फंक्शंस है और लो रेडिएशन इंटेंसिटी को शॉर्ट पीरियड के लिए रेजिस्ट करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे वर्स्ट केस सिनेरियो का प्लान भी बनाना होगा। म्यूटेंट स्पेस जीव